तो हर बार की तरह इस बार भी एक रिचुअल से हम अपना प्रेजेंटेशन करेंगे, जिसमें मैं अपने बारे में बताऊंगा, मैं क्या हूँ, कौन हूँ और क्यों कर रहा हूँ। वाई आई एम इंगेज विद दिस पर्पस, क्यों ये पर्पस हमारे दिल के करीब है। तो वेलकम अगेन, आई एम अनुराग श्रीवास्तव फ्रॉम अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी जयपुर से। और हमारी सोसाइटी का पर्पस है, विजन है इंक्लूजन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्संस इन मेन स्ट्रीम ग्लोबल सोसाइटी। ये काम आसान नहीं है, और लेकिन एक दिन जरूर होगा, एक दिन में नहीं होगा। To establish infrastructure, that is the mission, is to establish infrastructure for person with autism and multiple disabilities, which offers equitable यानी बराबर का, barrier free यानी बाधा रहित, dignified यानी सम्मानजनक, एंड अपॉर्चुनिटी देता है एक लाइवलीहुड के लिए, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। कैसे कर पाएंगे? रिसोर्सफुल पर्सन। तो हमें ऐसे रिसोर्सफुल पर्सन की इस मीटिंग के द्वारा भी तलाश है। आई नीड दोज रिसोर्सफुल पर्सन हु कैन गेट एसोसिएटेड विद मी, learn something which we are trying to deliver, and then spread this. This is my mission. This is derived from vision of approach autism society. My mission is 1 lakh person with disabilities to get employment and lead dignified life in next 5 years. That means by 30th April 2029. ये मेरी वैल्यूज है: फैमिली, फ्रीडम, सर्विस। फैमिली का मतलब है मैं अपने फैमिली के साथ रह सकूं, स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली एंड किड्स, एनर्जी लेवल हाई रहे, जंप कर सकूं, प्ले विद किड माय किड्स, अपने बच्चे के साथ खेल सकूं, अलाउ टू लिव चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स टू एंजॉय लाइफ टू फुलेस्ट। ये तो हो गया फैमिली का। दूसरी वैल्यू है सर्विस, जिसमें बी रोल मॉडल टू इंस्पायर मेच्योर्ड हाई एम्पैथेटिक प्रोफेशन टू ज्वाइन, मेरे को ज्वाइन करें, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपील की, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तीसरा है फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम स्टिग्मा। फ्रीडम फ्रॉम स्टिग्मा का मतलब है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, व्हाई इट हैपेंड टू मी, इस स्टिग्मा से बाहर आना, कमिंग आउट ऑफ दिस स्टिग्मा। डिपेंडेंसी, फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंसी, यानी कोई आके मुझे हालत को ठीक करेगा, व्हाई कांट आई डू इट, आई विल डू इट टू कम आउट ऑफ माय सिचुएशन। वरी फ्रॉम आफ्टर व्हाट आफ्टर्स, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। स्टेटिस्टिक्स कहती है कि 1 आउट ऑफ 100 चिल्ड्रन डायग्नोज विद ऑटिज्म। मैं इस स्टेटिस्टिक्स से सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि अब ये डाटा हो गया है 1 आउट ऑफ 54 न्यू बॉर्न बेबीज हैविंग ऑटिज्म। Regarding the overall population of disabilities in India is 2.21%, that is 26.8 million. That means 2 करोड़ 68 लाख, 2 करोड़ 68 lakhs person जिस टाइम इंडिया में they are with disabilities, जबकि डाटा एकदम गलत है। जिसमें ये 2011 का सेंसस है, जब यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का उतना ज्यादा प्रचलन नहीं था। यूडीआईडी कार्ड अभी भी बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है टू गेट इट फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। So we will have separate session for that, how to do it, and I'm developing someone who can do it for at least for Jaipur. तो सेम वे आप लोग भी इस तरह से डेवलप कर सकते हैं, जो एक फ्रीलांसर के रूप में डेवलप हो, और उसको हम लोग थोड़ा सा पैसा दे दें भाई उसके काम करने के लिए, और हम उसको डेवलप कर सकें। दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ negotiation with the government authorities also, that our person should not be waiting outside. मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं एनआईटी सूरतकल कर्नाटका से 1993 बैच पास आउट हूं। 28 साल मैंने डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में काम किया है, और जो कॉर्पोरेट्स हैं, वीडियोकॉन, फिलिप्स, हायर, इलेक्ट्रोलक्स, टाटा स्काई, वर्ल्ड स्पेस, टाटा डोकोमो, दीज आर द फ्यू कॉर्पोरेट्स जहाँ पे मैंने काम किया है। सब लोगों ने, काफी लोगों ने इसका नाम, इन सब में से कई कंपनी का नाम सुना होगा। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन था B2X, जो एक जर्मन कॉन्ग्लोमरेट था, जो ग्लोबल सर्विस देता था, सैमसंग, एप्पल, MI, वन प्लस एंड लॉट मनी कंपनीज। उसमें से मैं सैमसंग का प्रोजेक्ट हेड था फॉर इंडियन ऑपरेशन। और इसी तरह से हमने वियतनाम और US में भी सैमसंग का ऑपरेशन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, सर्विस ऑपरेशन, उसके लिए हमने उनकी मदद करी थी। ये एक छोटा सा वीडियो है जो मेरा व्हाई आई एम मोटिवेटेड टू डू सच काइंड ऑफ वर्क। एक छोटा सा रिएक्शन तो लगा दुनिया सब खत्म हो चुकी है। हम लोग रात भर रोते रहे, आत्महत्या तक हम लोग ने सोच लिया। दिल में तब भी था कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि, एक मिनट,
माइल्ड ऑटिस्टिक है। पहला रिएक्शन तो लगा दुनिया सब खत्म हो चुकी है। हम लोग रात भर रोते रहे, आत्महत्या तक हम लोगों ने सोच लिया। लेकिन दिल में तब भी था कि कहीं ना कहीं आशा की किरण जरूर होगी, क्योंकि हम ही दुनिया में अकेले नहीं होंगे। तभी 3 दिन तक मैं ऑफिस नहीं गया। उसके बाद मेरे बॉस ने मुझे जबरदस्ती बुलवाया और वो बस मेरे को गाड़ी में लेके चले गए अपने जीजा जी के यहाँ। उनके जीजा जी डॉक्टर थे। उन्होंने जो जो चीज़ें बोली वो दिमाग में ऐसे घर करती गई। उन्होंने बोला कि अनुराग, भगवान ने तुम्हें इतना सॉलिड समझा है, तभी उन्होंने तुम्हें ऐसी परेशानी दी है। वो जानते हैं कि और कोई दुनिया में नहीं उठा सकता इसको। अभी तक तुम बिना लक्ष्य के जी रहे थे, अब जो है तुम्हारे पास लक्ष्य आ गया है कि इसको तुम्हें सुधारना है, साथ में ऐसे ही कई बच्चों को और सुधारना है। और उम्मीद करते हैं कि कुछ समय के बाद हम लोग भी कुछ न कुछ ऐसे बच्चों के लिए करते रहेंगे, जिससे कि इस बड़े क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि हमारे बाद क्या। हर वेबिनार में ये वीडियो मैं दिखाता हूँ, हर संडे दिखाता हूँ, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ दोबारा मोटिवेटेड हो जाता हूँ कि मुझे अपनी स्पीड को और तेज करना है काम करने के। आई नीड टू स्पीड इन अप, आई नीड टू स्पीड हैव मोर स्पीड टू accomplish my mission and goals of life. This is small introduction। जिस गरिमा जी के बारे में अभी आप लोग उनसे बारे में सुनेंगे। गरिमा श्रीवास्तव, she is my wife, technical approach autism society, RCI certified, diploma in special education in autism spectrum disorder। सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है मदर ऑफ वत्सल, जो कि अब एडल्ट हो चुका है और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है। 17 साल वर्किंग विद चिल्ड्रन एंड अडल्ट विद ऑटिज्म का हम लोग का काम करने का एक्सपीरियंस है, जिसमें कमिटेड ज्यादातर गरिमा रही है। मैं तो अभी पिछले 5 सालों से ही इसमें आया हूँ। Meet my son Vatsal, now grown up, happy adult, always happy. Sometimes he also gives problem, but most of the time he's happy. Enjoys going to center, अपना जो एम्प्लॉयमेंट सेंटर उसमें जाना पसंद करता है, वहाँ सीखना पसंद करता है। और हमारे जो रेजिडेंशियल सेटअप है उसमें अपने पीयर्स के साथ रहता है। कभी कभार हम लोग ले आते हैं अपने साथ, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें वहां से अपने बेटे को लाना पड़ता है अपने पास। ये मेरा एक नया परिचय है, जो कि इतने साल काम करने के बाद मेरा एक नया परिचय डेवलप हुआ। 1000 से ज्यादा पेरेंट्स को सपोर्ट किया है। ये डाटा लगभग 6 महीने पुराना है, अब तो और भी ज्यादा हो गए हैं। सेक्रेटरी ऑफ अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी सिंस 2011। जोनल सेक्रेटरी ऑफ परिवार, एक परिवार नेशनल कंसोर्टियम ऑफ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं जोनल सेक्रेटरी हूँ। और रागिमा फैसिलिटेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, सोशल वेंचर है टू हेल्प प्रोफेशनल टू सेल द प्रोडक्ट्स दे मेक। इसके लिए कंपनी स्टैब्लिश करनी पड़ी, जिससे कि उनको प्रोडक्ट को बेचने में सपोर्ट मिल सके। वाई आई लेफ्ट सक्सेसफुल कॉर्पोरेट कैरियर, पहला है, फर्स्ट है, प्रोवाइड वैल्यूड लाइफ टू माई सन। फाइनली अपने ये एक स्वार्थ था, जो बाद में मैंने इसको और ज्यादा एक्सपेंड किया। तो स्वार्थ जो है, मेरे को लगा कि मेरा स्वार्थ जो तभी पूरा होगा जब हम औरों के लिए कुछ काम करेंगे। एक्सप्लोर बेस्ट पॉसिबिलिटीज विद इन। तीसरा है व्हाट आफ्टर अस, हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, इसको ढूंढने के लिए मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ा। और मेरा मिशन, जो लोग अभी नए ज्वाइन किए हैं, दोबारा बता देता हूँ, 1 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू गेट एम्प्लॉयमेंट एंड लीड डिग्निफाइड लाइफ इन नेक्स्ट 5 years, दैट मीन्स बाय 30th April 2029। इसके लिए 3 इनिशिएटिव हमने लिए हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग सेंटर, जो डे सेंटर है, जहाँ पे बच्चों को हम सिखाते हैं, अडल्ट को सिखाते हैं, टीनेज को सिखाते हैं कि कैसे प्रोडक्शन में काम किया जाए, कैसे प्रोडक्ट को बनाया जाए। और साथ में कुछ हमारे टीनेज बच्चे हैं जिनको हम लोग लाइफ स्किल पे भी काम करना पड़ता है, कि अपने टूथब्रश कैसे करें, कुल्ला कैसे करें, हाथ कैसे धुलें, खाना कैसे खाएं, अप्रिन पहन के खाना खाएं, गिराएं कम, सब्जी काट सकें, ये सब पे काम करते हैं। इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग सेंटर, जो कि अभी हमने बताया, विच इज नोन एज रेजिडेंशियल सेटअप, जहाँ पे हम उनके साथ 24 आवर्स हमारे साथ रहते हैं वो, और उनको हम सिखाते हैं कि सेंटर जाने के बाद लौट करके अपने को कैसे मैनेज करें। थर्ड इज ऑटिज्म एजुकेशन आउटरीच प्रोग्राम, जिसके तहत आज हमारा वेबिनार चल रहा है। और उसी में एक पार्ट है डिजिटल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो कि दूर दराज लोगों को, दूर दराज यानी फार अवे पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हम लोग डिजिटल एम्प्लॉयमेंट पे ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कई चीज़ों को हम सिखाते हैं। और साथ में अपने बारे में कैसे सेल्फ टॉक कैसे की जाए, अपने बारे में प्रमोट कैसे किया जाए, प्रोडक्ट प्रमोशन कैसे किया जाए। इट इज टोटली बिजनेस ओरिएंटेड हम अप्रोचेस में रखते हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि वी हैव स्टार्टेड गिविंग ऑनरेरियम टू आवर स्टूडेंट्स एट आवर सेंटर। जो जितना काम करता है उसके हिसाब से उसको ऑनरेरियम देते हैं। वी हैव मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप
That is, started giving honorarium to our students at our location so that they feel proud of working with us, and same way we can see the smile in the faces of their parents. Thank you for your every effort which you have done to make this possible, to make smiles on the faces of parents and the students. Thank you. A heartfelt thanks from Team Approach. Your constant support has given us wings to fly high and dream big. We dream of providing employability to specially abled students by training them, getting them ready for this digital world. They can work from the comfort of their homes. Here are some of our students who would like to thank you personally. Please continue to love and support them. Thank you. Thank you. Thank you. ये उनके लिए थैंक यू मैसेज था जिन्होंने हमें कंट्रीब्यूट किया बाय धन से या शक्ति से या समय से। थैंक यू। ये हमारा रेजिडेंशियल सेटअप का एक छोटा सा ग्लिम्स है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे अभी अरिहंत को आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ कर्सर है, ही इज मतलब वो जो कपड़े सुखा हुआ उसको उतार रहा है अपने उससे बालकनी में। This is our second initiative, that is Autism Education Outreach Program. We'll listen some of the testimonials. Hello, I take this opportunity to thank Approach Autism for their basic and advanced course. The course really went well and we enjoyed thoroughly all the sessions and lectures by respected Ms. Karima, and also the course provides us with an opportunity to interact with the special needs children, the autistic children, and how they communicate with you. You know, it's a very nice opportunity for us to have something done in practical through Zoom. So thank you very much, and we would also love to be connected to this institute whenever required. Thank you. She is Nusrat from Kuwait. Hello, I'm Salsha. I'm from the UK. I'm a PhD scholar at Amrita Vishwa Vidyapeetham University, doing a PhD specializing in autism. I am doing research in Rajasthan, and I first came across the Approach Autism charity when I visited Jaipur looking for support services for autistic young people. I was really impressed by the work that they do, had an excellent tour of the school there to see the employment opportunities that they're creating. I really was so impressed that I went onto the website to look at their training as well, and ended up enrolling in the Train the Trainer course and eventually the more advanced course. And I couldn't recommend both of them more highly. They're extremely applicable across different cultures and countries. The knowledge is up to date, and also they're suitable for parents, teachers, and other professionals. So I would say that they're some of the best courses that I've attended on autism. Thank you. अब मैं गरिमा मैडम को इनवाइट करता हूँ to carry forward this session. I'll just introduce her. She will come here and take her session further. Over to Garima madam.
गुड मॉर्निंग। अच्छा, हमें अभी सब लोग ये बताएं चैट बॉक्स पर लिख के कि कितने यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं और ऑटिज्म या किसी भी डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, और कितने यहाँ पे पेरेंट्स हैं। गुड मॉर्निंग। कितने यहाँ पे पेरेंट्स हैं और कितने लोग कोई सेंटर चला रहे हैं, अपना कोई सेंटर या वोकेशनल यूनिट या थेरेपी सेंटर। ओके सर, यू आर अ पेरेंट। और कहाँ कहाँ से हो आप लोग? मोस्टली चार मुझे डाटा तो चाहिए कि कितने, क्योंकि जो टॉपिक है आज का वो ओके ओके जो टॉपिक है आज का वो अगर पहले से आप लोग कुछ जान रहे हो तो और अच्छा समझ पाओगे, और जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए भी है। पेरेंट फ्रॉम ईरान, ओके। आसाम, वेरी नाइस। जगह जगह से हैं लोग, जो कि मेरा एम था कि बाकी दूर से भी हों लोग। ओके, ग्रैंड मदर ऑल्सो, वेरी नाइस। देखिए, ग्रैंड मदर्स और ग्रैंड फादर्स भी अपने बच्चों के लिए सीखना चाह रहे हैं कि दैट इज वंडरफुल एक्चुअली। नागपुर, वाओ। गंगानगर, ठीक है। पेरेंट्स फ्रॉम मुंबई, ये डाटा मेरे पास रिकवर होगा। ओके, भोपाल, राइट। केरल, ओके। ओके, आप मुझे चैट बॉक्स पे बताते जाएं। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग क्यों चाहिए होता है? मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया होगा हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटिज्म एंड थोड़ा सा बेसिक जो उसका डेफिनेशन है, या क्या ऑटिज्म होता है, या क्या प्रैक्टिकली हमें चीजें दिखती हैं ऑटिज्म में जिसकी वजह से हम ये डायग्नोसिस के लिए भागते हैं। वो चीजें अगर नॉलेज में हैं तो स्ट्रक्चर समझना और आसान होगा। अदरवाइज स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है वो भी मैं बता देती हूँ। तो चलिए, आप अपना इंट्रोडक्शन देते रहिए, मैं देख लूंगी बाद में, और जरूर देखूंगी। अभी मैं पीपीटी खोल रही हूँ अपना। ये बार ये हटाना है। So structure is also known as TEACH, which is treatment and education of communication handicapped children. जिनको जिनको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है उनको स्ट्रक्चर करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, और ऑटिज्म में तो खास तौर से। तो व्हाट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स आपका बहुत विजुअली क्लियर और प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट। व्हाई इट इज प्रिडिक्टेबल? क्योंकि उनको आपके इंफॉर्मेशन जो आप बोलते हो ना, इंस्ट्रक्शंस जो आप देते हो, उसको प्रोसेसिंग करने में उतनी जल्दी नहीं प्रोसेस कर पाते जितने बाकी लोग करते हैं। तो इट शुड बी वेरी मच क्लियर, बहुत अच्छा सा विजुअल आए, बहुत प्रिडिक्टेबल हो, उससे वो लोग सीख लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, एंड इन अ मोमेंट दे गेट दैट पॉइंट कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अदरवाइज आप बोलते रहते हो, सुनते रहते हैं, आधा सुनते हैं आधा नहीं सुनते, शुरू का सुनते हैं बात का नहीं सुनते। एंड जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, दोज हु कैन अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं फॉर अदर डिसेबिलिटीज ऑल्सो, वो डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हैं, या उनके कुछ कैलकुलेशन से कुछ थॉट प्रोसेस आउट ऑफ द बॉक्स चलता रहता है, जिसकी वजह से वो आपके प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। एंड ऑल्सो कुछ सेंसरी इश्यूज भी हो रहे होते हैं, कुछ बम्बार्डमेंट हो रहा होता है, कुछ स्टिमुलेशन का कुछ नहीं मिल रहा होता है। तो सम ऑफ देम आर हाइपो सेंसिटिव फॉर स्टिमुलाई, सम ऑफ देम आर हाइपर सेंसिटिव फॉर सम ऑफ द स्टिमुलाई, यू डोंट नो। आप इंस्ट्रक्शन उसी बम्बार्डमेंट में या उसी केओस में देते रहते हैं, एंड दे find it difficult to process that information, and you don't get the clear important output जो कि आप बोल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है बच्चे को।
तो प्रॉब्लम यही है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और यू कीप ऑन गिविंग द इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन एंड दे कैन नॉट प्रोसेस, एंड सम ऑफ इफ दे कैन प्रोसेस आल्सो दे कैन नॉट गिव द आउटपुट बिकॉज there's huge number of reasons for there. ठीक है, तो हम उनको क्लियर विजुअल एनवायरनमेंट देना होता है जिससे कि वो समझ पाए. So there are 3-4 main areas जहाँ पे हम स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं. दैट मीन्स हम स्ट्रक्चर करना मीन्स चीजों को ठीक से अरेंज करना, या फिर उनके टाइम को एक शेड्यूल देना विजुअली, या फिर उनकी एक्टिविटीज को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करना, सो दैट दे कैन बाय सीइंग only they can understand ki what is expected out of him, what are the activities which they have to we suppose him them to do. तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर करना, एक टाइम को एक विजुअल शेड्यूल देना, एंड उनका एक इंडिपेंडेंट वर्क सिस्टम क्रिएट करना, एंड उनकी जो एक्टिविटीज है उसको स्ट्रक्चर करने का 4 एरियाज पे हम लोग स्ट्रक्चरिंग करते हैं. व्हाट इज फिजिकल स्ट्रक्चर आपको पता लग जाएगा. टाइम का आप बहुत सुन रहे होंगे, शेड्यूल शेड्यूल शेड्यूल, पर कितने तरह के शेड्यूल होते हैं और कौन से बच्चे को कौन से वाले शेड्यूल में डालना है. सारे बच्चों का सिर्फ फ्लैश कार्ड शेड्यूल नहीं होता, बहुत लोग का ऑब्जेक्ट शेड्यूल होता है, बहुत लोग का विजुअल पिक्चर्स की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ रिटन वर्ड्स विल वर्क. तो वो रिटन वर्ड्स भी कैसे लिखने हैं ये भी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ये समझना और इसको एग्जीक्यूट कैसे कराना है ये समझना जरूरी है. सो फिजिकल विजुअल वर्क सिस्टम. व्हाट इज वर्क सिस्टम? जब शेड्यूल फॉलो करने लग जाते हैं, व्हेन दे आर यूज्ड टू फॉलो द शेड्यूल और इंडिपेंडेंट हो गए, देन वी क्रिएट एन इंडिपेंडेंट वर्क सिस्टम फॉर देम, सो दैट लेस प्रॉम्प्ट उनको देना पड़े, लेस इंस्ट्रक्शन देना पड़े, और वो अपने आप इंडिपेंडेंटली अपना होमवर्क, क्लास वर्क, डेली लिविंग एक्टिविटी थ्रू शेड्यूल्स बिना किसी के उपस्थित हुए कर पाए. होता क्या है, हम पूरे दिन अपने बच्चों और बड़ों के आजू बाजू नाचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमारे बाद भी हम शायद इनके इर्द गिर्द घूमते ही रहेंगे. तो आपको अपने आप को फेड करना है, तो फेड कैसे करोगे? फेड करने के लिए कुछ तो उसको दोगे ना सामने, जिससे वो उसके यूज टू हो जाए और तब आप फेड हो पाओ. तो दिस इज शेड्यूल which we give to fade ourselves from their life. So what is physical structuring? Physical structuring means जहाँ खाना खा रहे हैं, या वो जहाँ कपड़े पहन रहे हैं, या वो फिर वो जहाँ one-on-one कर रहे हैं, जहाँ वो म्यूजिक कर रहे हैं, जहाँ वो टीवी वॉच कर रहे हैं, whatever the areas at home or at the center, वो इतने अच्छे से स्ट्रक्चर हो कि देखते ही समझ में आ जाए कि वो यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे एनवेलप्स बन रहे हैं सेंटर पे, यहाँ पे सब्जी चॉप की जा रही है, या यहाँ पे डायरीज का काम हो रहा है, यहाँ पे दिवाली का सेटअप है, दिवाली की आइटम्स बन रहे हैं. आपके वोकेशनल यूनिट पे बहुत सारी ऐसी वोकेशनल चीजें होती होंगी, हमारे यहाँ तो होती हैं, क्योंकि हम लोग वोकेशनल यूनिट से भी ऊपर थोड़ा उठ चुके हैं, हम प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं. तो डायरी बन रही है तो 500 डायरी बनेगी, मतलब एक हफ्ते में. ये बन रहा है तो रंगोली बन रही है तो 1000 रंगोली बनेगी. तो उस हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं. तो अगर फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा? तो वो भी करना कैसे है, एक क्लियर डिमार्केटेड एरियाज होना चाहिए जहां पे जो काम होना है. सो व्हाई सो मच ऑफ स्ट्रक्चरिंग इज रिक्वायर्ड इन देयर लाइफ? हमारे में स्ट्रक्चरिंग चाहिए पर हमें इतनी नहीं चाहिए जितनी इन्हें चाहिए, बिकॉज उनका फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट और फ्रॉम व्हेन विल इट गेट फिनिश का कोई डिमार्केशन दिमाग में नहीं होता है. क्या चीज कब स्टार्ट हो रही है, कब फिनिश हो जानी, इसके बाद हमें क्या करना है, ये कभी फिनिश होएगी भी कि नहीं, इसका उनके दिमाग में कोई एरिया वो नहीं, कुछ समझ में नहीं आता. तो क्लियर डिमार्केटेड एरियाज होना चाहिए फॉर फिजिकल स्ट्रक्चरिंग द एनवायरनमेंट एट होम ऑल्सो एंड एट सेंटर्स, तो मस्ट है. तो अभी जब हम फिजिकल स्ट्रक्चर करते हैं एनवायरनमेंट को, तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं 2.5 साल या 3 साल वाले, उनके लिए तो एक्टिविटीज बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर रहती हैं और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं. बट ग्रेजुअली व्हेन दे आर यूज्ड टू फॉर दैट एंड इनका दिमाग सेंसिटाइज हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है, तो हम उन चीजों को फेड भी करते हैं, राइट?
सो अब जैसे आपको अपने सेंटर पे वेजीज चॉप कराने का आपका एरिया है और उसमें सब बच्चे वेजिटेबल चॉप कर रहे हैं, तो एक सू शेफ टेबल होगी या कोई बड़ी सी टेबल होगी, वो बैठे होंगे और सबके सामने चॉपिंग बोर्ड होगा, इतना तो आप कर लोगे। लेकिन क्या मटर छील के कहाँ रखनी है, और ये वाला डोंगा जिसमें वो छील के रख रहा है वो दूसरे वाले बच्चे के लिए लेफ्ट ना बन जाए। तो टू अरेंजिंग द एनवायरमेंट स्ट्रक्चर एक लेफ्ट टू राइट का कॉन्सेप्ट होता है। हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, हम राइट में रखते हैं फिनिश करके। लेफ्ट से मटर उठाई, छीला सेंटर में, राइट में छिलका। लेफ्ट से पोटैटो उठाया, पील ऑफ किया इन द सेंटर एंड राइट में उसका छिलका, एंड उसका जो आपने छील के आलू आया वो राइट हैंड साइड पे आया। सो लेफ्ट से आपने एनवेलप उठाया, एनवेलप को उस पे गम लगाया और फोल्ड कर रहे हैं, सपोज राइट में वो फोल्ड होके ट्रे में आ रहा है, तो इधर भी यूज द ट्रेज और द सम एरियाज चाहिए जिसकी वजह से उनको समझ में आए कहाँ से उठाना है और कहाँ हमें रखना है। किसी का कॉल आ रहा है, तो ये हमें पता करना होता है कि कैसे करना है। तो हमने जैसे हमारे यहाँ बन रहा है, ज्वेलरी बन रही है सेंटर पे, तो ज्वेलरीज के जो पेंडेंट है वो एक अलग सेपरेट बॉक्स में है, जो बीट्स हैं वो अलग हैं, जो उसके क्रिम्पिंग बीट्स हैं और जो हुक है और जो पीछे के एंड करते हैं नेकलेस और इयररिंग और ब्रेसलेट्स वो अलग हैं, जो उसके टूल्स हैं जैसे कि राउंड प्लायर और फ्लैट प्लायर्स एंड कटर्स वो अलग है, और सेपरेट 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 टेबल पे सबको दे दिया जाता है। बिकॉज हमारे पास अडल्ट हो चुके हैं तो हमने लेफ्ट टू राइट का उतना अरेंज नहीं किया, बिकॉज नाउ दे नो कहाँ से क्या उठाना है, कहाँ फिनिश करके रखना है। अगर आप बहुत छोटे बच्चे हैं, उनका एरिया स्पेसिफाई घर में करना है, तो आपका एक ही टेबल आपके घर में, तो अगर वहां वो खाते हैं तो एक डाइनिंग मैट फिक्स कर दीजिए कि वो मैट बिछा है, दैट मींस दैट एरिया इज यूज्ड फॉर डाइनिंग के लिए है, तो आप उस पे वहीं पे बैठ के वो बच्चा करेगा, बिकॉज उनको स्ट्रक्चर पसंद है इन बच्चों को। एक वहां से अब वो टेबल पे से आपको खाना नहीं खिलाना है, तो उस जगह पे आप एक मार्कर या एक पेंसिल बॉक्स या इसके वट एवर ऑब्जेक्ट यू वांट, वो कार्ड या फिर वो ऑब्जेक्ट रख दीजिए जो कि क्लू होगा टू गेट हिम अंडरस्टैंड दैट नाउ दिस एरिया इज फॉर वन ऑन वन और फॉर थेरेपी और फॉर स्टडी। अगर एक ही टेबल है तो कुछ ऑब्जेक्ट क्लूज आप हमेशा लेके चलेंगे, या कुछ कार्ड्स लेके चलेंगे, फ्लैश कार्ड्स, जो हमेशा लाइफ लॉन्ग अगर वो स्ट्रक्चर कर रहा है फॉलो और स्ट्रक्चर पे ही डिपेंडेंट हो रहा है, तो आपको वो रखना पड़ेगा ऑन टेबल जहां पे आप वो चीजें करने जा रहे हैं। लेकिन वो क्लूज चेंज नहीं होने चाहिए। जैसे आज आपने स्टडी के लिए पेंसिल बॉक्स लिया, तो कल आप मार्कर ले लेंगे, परसों आप पेंसिल, ऐसे नहीं करेंगे। तो वन पेंसिल बॉक्स इज फिक्स्ड फॉर स्टडी, तो वो पेंसिल बॉक्स ही यूज होगा। धीरे धीरे जब वो बड़े हो जाएंगे तो ये स्ट्रक्चरिंग फेड हो सकती है, बट स्टिल दे वांट दैट ऑब्जेक्ट क्लू विजिबल वाला कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि कई बार आप स्टडी टाइम शाम का कर सकते हैं, कभी दोपहर में कर सकते हैं, आज हमारा लंच टाइम थोड़ा लेट हो सकता है, तो उनका तो क्लॉक फिक्स्ड है, तो उसको तोड़ना भी तो होगा उस क्लॉक को। तो उसके लिए आपको वो क्लू देख के वो समझ जाएंगे अभी मेरा डाइनिंग टाइम, अभी मेरा ईटिंग टाइम नहीं हुआ है, तो ये हम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कमरा छोटा है या जगह कम है, तो एक उसी जगह को आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए यूज कर सकते। सो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या कोई पिक्चर या कोई कार्ड कैन बी यूज टू लेट द चाइल्ड नो व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। For example, at meal time, one could place a tablecloth over the table or use a placemat, and at work time, use a pencil box and whatever you want. But that should remain forever the same. You shouldn't change. एक दिन कुछ नहीं मिला तो ये रख दिया, या कुछ नहीं मिला तो ये रख दिया। एंड ऑल्सो द फ्लैश कार्ड्स, यू डोंट चेंज द फ्लैश कार्ड्स। तो अगर पिंक कलर का, ये बता रही हूँ उनके लिए जो छोटे बच्चों का स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हो, उसमें चेंज नहीं करना है। जैसे जैसे वो अडल्ट हो गए तब तो चेंज ही करना है। ये छोटे बच्चों का है, ह्यूज डिफरेंस प्रोग्राम के अप्रोच में भी। बच्चों का एकदम अलग है, बड़ों का एकदम अलग है। ठीक है, अगर फिजिकल स्ट्रक्चर क्लासरूम का ये करना है तो मिनिमम ऑडिटरी और विजुअल डिस्ट्रैक्शंस होने चाहिए। जैसे इस पिक्चर में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कहाँ बैठे,
आप वहां स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, पर वहां आप खाली टेबल पे उसको पहले ही बैठा दो इधर, अदरवाइज यहाँ बैठो वहां बैठो वहां बैठो, फिर इंस्ट्रक्शन ढेर सारे। किसी हर समय में हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही देते हैं, हम कभी विजुअल्स नहीं दिखाते। सो दिस इज द फिजिकल स्ट्रक्चरिंग। अब आपका सवाल ये होगा कि आपने तो 2 चीजों में टॉपिक में बता दिया एनवेलप में, और उसको कैसे प्रैक्टिकली हमें करना चाहिए, हमको प्रैक्टिकल व्यूज कैसे दिखे, तो वो आपका 3 दिन का बूट कैंप होने वाला है शाम में, है ये मंडे 18 से। तो उस बूट कैंप में आप लाइव हमारे साथ फिजिकल स्ट्रक्चरिंग या एक्टिविटीज की स्ट्रक्चरिंग, सोशल स्टोरी की राइटिंग, ये सब आप हमारे सामने ऑनलाइन मेरे साथ करेंगे। तो अभी आप सिर्फ थ्योरी समझ लें। स्ट्रक्चरिंग टाइम मीन्स हमें विजुअल शेड्यूल देना है, फ्लैश कार्ड्स पे लिख के हमें विजुअली लगाना है, फॉर दोस्त जो समझ सकते हैं, एंड फॉर दोस्त जो फ्लैश कार्ड्स नहीं समझ रहे हैं उनके लिए ऑब्जेक्ट शेड्यूल्स होता है। अभी आपको समझ में आएगा। नाउ व्हाट इज दिस शेड्यूल? अगर ऑब्जेक्ट शेड्यूल है तो हम एक शेल्फ लेते हैं जिसमें टॉप टू बॉटम शेल्फ वो बने हो, शेल्फ्स बने हो ऐसे, या फिर एक लेफ्ट टू राइट का कुछ बनाते हो। हमेशा इन बच्चों की एक्टिविटी या कुछ लिखना या पढ़ना, इट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये भी आपको अभी बता देंगे। सो आप फ्लैश कार्ड लेंगे और ऑब्जेक्ट लेवल का बच्चा है तो ऑब्जेक्ट्स लेंगे। अब कैसे शेड्यूल कैसे करना, क्यों करना होता है अभी बताते हैं कैसे करना है। पहले देखिए, आप अपने दिन भर के बच्चे की जो शेड्यूल है उसको 4 to 5 स्लॉट्स में डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा सुबह इज वेकिंग अप एंड इज गोइंग टू स्कूल, 1 slot. Second, reaching home till lunch time is the 2nd slot. Lunch time to dinner time, 3rd slot. एंड 4th slot इज डिनर से लेके स्लीप तक का। ये 4 slots में आपने अपने बच्चे के टाइम को स्लॉट्स में तोड़ दिया। आपको स्टार्ट कैसे करना है, कोई एक स्लॉट के कार्ड्स रखेंगे या ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं ये 4 ले रही हूँ। सो फर्स्ट slot is waking up and going to school. So he wakes up at 7 o'clock, he brushes his teeth and washes face. He takes milk at the table. Then he is made to sit on the toilet and mother gives him a bath. Then mother dresses him for school, he eats his breakfast and is dropped to school. This is the slot. These are the activities which he is doing in the morning slot of waking up and going to school. Right? अब इसको हम शेड्यूल में कैसे डालें? अब इसमें से कुछ चीजें किसी की मिस कर सकते हैं, कुछ चीजें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। दिस इज जस्ट द एग्जाम्पल, ओके? आप इस पे एकदम रिजिड मत हो जाना। Second slot is he's picked from school, from the bus stop. He keeps his bag in the proper place. He changes his clothes. He puts away school clothes and shoes, etc. at the proper place. ये इसका second slot है. That is reaching home at lunch time. ठीक है, अभी इतना 2 बता रहे हैं। So for brushing, wakes up at 7 o'clock. You need not put the flash card. अगर किसी को सो के उठने में ही देर हो रहा है and tantrums हो रहे हैं, then we will put that card. Otherwise, he's waking up at 7 o'clock. First card is brushing his teeth and wash his face. So हमने यहाँ लिखा brush teeth. फिर ये मिल्क लेता है, then he goes for toilet, then he takes bath, then he dresses himself, then he eats, then he goes for school. अब इसका ब्रश का, अगर आपका बच्चा ऑब्जेक्ट लेवल का एंड ही आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट मोर, पिक्चर कम पहचान रहा है, ऑब्जेक्ट ज्यादा पहचान रहा है, तो ऑब्जेक्ट लेंगे। तो फॉर ब्रशिंग टीथ आप एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ब्रश। सपोज आपने पिंक कलर का ब्रश लिया है, टॉय ब्रश और रियलिस्टिक ब्रश, व्हाटएवर यू लाइक, बट दैट ब्रश शुडंट बी यूज्ड फॉर ब्रशिंग। दैट इज द विजुअल क्यू फॉर शेड्यूल। तो आपने एक पिंक कलर का ब्रश लिया, एक टॉय कप ले लिया और रियलिस्टिक कप ले लिया। फॉर मिल्क टॉयलेट के लिए आप देखो क्या करोगे, सोप पेपर या कुछ मिनिएचर टॉयलेट तो नहीं लोगे क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं रखने हैं।
या फिर आप टॉयलेट लिख के फ्लैश कार्ड कोई थोड़ा सा ऊपर करके बना दो कि जिससे वो ऑब्जेक्ट की तरह लिखे, थर्मोकोल या किसी चीज पे। फिर बेदिंग के लिए आपने सोप ले लिया या टॉवल का छोटा वो ले लिया, ड्रेसिंग के लिए कुछ ऑब्जेक्ट क्यों लिया, ईटिंग के लिए आपने स्पून या फॉर्क ले लिया, और स्कूल के लिए आप क्या लोगे ऑब्जेक्ट क्यों, ये आपको सोचना है जिससे वो आपका बच्चा किससे रिलेट कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट्स आपने कलेक्ट कर लिए फॉर द ऑब्जेक्ट लेवल बच्चे। एंड फॉर द पिक्चर लेवल आप ब्रशिंग टीथ का आपको रियलिस्टिक पिक्चर मिल जाएगा गूगल से, मिल्क का या उसका खुद का पिक्चर ले लीजिए, वो इकट्ठा कर लिया। एंड फॉर द रिटन 3 तरह के बच्चे होते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल, पिक्चर लेवल एंड रिटन पढ़ने वाले। रिटन के लिए तो यही आप लिख दीजिए ब्रश टीथ, आइदर इन द प्रिंट लेटर्स छोटा वाला और द ब्लॉक लेटर्स में आप फ्लैश कार्ड में लिख दीजिए नो पिक्चर इज रिक्वायर्ड, जस्ट रिटन वर्ड्स विल डू। आपका बच्चा किस लेवल पे है पहले ये पता करना होगा। सो एक ये है आपके पास शेड्यूल का एग्जाम्पल जो हमारी साथ के पेरेंट्स हैं वो चला रहे हैं सेंटर, उन्होंने बनाया है, आप देख लो। इवनिंग टाइम शेड्यूल है। अच्छा इससे देखिए देखिए ये फिनिश पॉकेट का अब आप शेड्यूल क्यों बनाया जाता है, क्योंकि प्रॉपर स्टार्ट और फिनिश उन्हें पता नहीं होता। तो ये इसलिए भी है कि नाउ इट इज माय फ्रूट टाइम। वो क्या होता है, जो चीज वो नहीं करते या टैंट्रम्स दिखाते हैं उसमें भी एक रिजिडिटी देता है, मतलब उनको देख के ही पता लगता है कि आई एम सपोज टू डू दिस ओनली, आफ्टर दैट आई दिस इज माय फिजियोथेरेपी टाइम। सब कुछ बच्चे ये भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, मैं तो सेंसरी करूंगा, नहीं लूंगा फ्रूट, या मैं तो अभी नहाऊंगा ही नहीं, या मैं तो अभी खाऊंगा ही नहीं, या मैं तो अभी 1-on-1 करूंगा ही नहीं। तो दीज शेड्यूल्स विल गिव हिम द प्रॉपर, एक उनको सीक्वेंस पता लगता है कि आई विल हैव टू डू दिस बिकॉज आफ्टर दैट आई एम सपोज टू डू दिस, आफ्टर दैट आई विल गेट द आईपैड, आफ्टर दिस आई विल गो फॉर पार्क और आई विल गो आउटसाइड, एंड व्हेन आई एम डन विद ऑल दीज कार्ड्स, वो सारे कार्ड्स वो निकालता है एंड इट गोज टू द फिनिश पॉकेट। आपको यहाँ पे एक फिनिश पॉकेट दिख रहा होगा, ये बहुत जरूरी चीज है। तो आफ्टर ईच वर्क डन हर कार्ड फिनिश पॉकेट में जाएगा। ये देखिए, ये देखिए फिनिश पॉकेट में क्यों जाना है, बिकॉज हम उनको समझाना चाहते हैं विजुअली, व्हेन यू आर डन विद वन एक्टिविटी, आइदर इट इज बेकिंग और डिनर और फिजियोथेरेपी और गोइंग आउटसाइड और टॉकिंग विद मम्मा, जो 1-1 घंटा 2-2 घंटा चलता है, दैट इज डन नाउ, that is finished now, and that card is going to the finish pocket. They do this by himself only, card को finish pocket में डाला, and when it is done, जब वहां पे वो कार्ड नहीं दिख रहा है, बिकॉज इट इज ब्लैंक देयर, नो कार्ड इज देयर, दैट मीन्स आई एम डन विद दैट एक्टिविटी, नाउ आई एम सपोज टू डू दिस, नाउ आई एम सपोज टू डू दिस। और एक बार जो हो गया उसके लिए मुझे जिद नहीं करनी है। तो ये जो चीजें आप उनको सिखाना चाह रहे हो, जिद नहीं करनी है, एक एक्टिविटी हो गई तो उसके लिए दोबारा नहीं करना है, मेरा वो एक्टिविटी कब आएगी, जो आप उसको बोल के बताना चाह रहे हो, ये इसके थ्रू समझाया जाता है। और इतना अच्छा और इतना स्मार्टली ये लोग शेड्यूल फॉलो करते हैं कि लगता है इनसे सीखो कि हमें अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करना चाहिए। ये ऑटिज्म की स्ट्रेंथ है, प्रॉपर टाइम को फॉलो करना, क्लॉक फिट होती है इनके। पर इन्हें ये नहीं पता होता है कि जो एक्टिविटी हो चुकी है वो अब हम दोबारा नहीं जिद करेंगे, दोबारा नहीं हमें चाहिए। तो ये चीज करने के लिए हमें उनके स्ट्रेंथ को और ज्यादा एक सपोर्ट देना होता है ऐसे विजुअल। ये मेरे ख्याल से आप लोग में से बहुत लोग शेड्यूल्स यूज कर रहे होंगे जिनके सेंटर्स बहुत छोटे बच्चों के हैं, उनको मस्ट है ये करना। मेरे पास तो जो छोटे थे अब वो बड़े होके आ रहे हैं, तो उनका शेड्यूल वो तो अपने शेड्यूल खुद लगा लें।
और वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो ये शेड्यूल इसलिए भी जरूरत है कि 1 घंटे बाद हमें ये एक्टिविटी करना है, उसके बाद हमें ये एक्टिविटी। अब जब हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, बड़े हो चुके हैं, अडल्ट हो चुके हैं, वो काम कर रहे हैं, ऑफिस की तरह वो आते हैं वहां पे, तो क्लासरूम टाइप का नहीं है। तो वो जब 2-2 घंटे और 3-3 घंटे डायरी बना रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं बीच में, तो फिर उनके लिए खाली बोल देने से ही उन्हें समझ में आ जाता है या देख लेने से ही समझ में आ जाता है, तो उतना शेड्यूल जरूरत नहीं है इतनी इंडिविजुअली। पर जो ऑटिज्म पे फॉल कर रहे हैं स्पेक्ट्रम में, जिन छोटे बच्चे हैं जिन्हें प्रॉपर स्टार्ट और फिनिश का कोई कॉन्सेप्ट ही डेवलप नहीं हुआ है, उनके लिए जरूरी है। तो जिनके सेंटर्स चल रहे हैं उनके लिए तो बहुत काम की चीजें हैं। सो 4 तरह की चीजें होती है। ऑब्जेक्ट 3 हमने बताए थे, ऑब्जेक्ट लेवल के बच्चे, पिक्चर क्यू लेवल के बच्चे, अनरिटन वाले 3 तो हैं। ये ऑब्जेक्ट प्लस पिक्चर क्यूज भी एक डालते हैं, जिससे कि जब ऑब्जेक्ट लेवल से ट्रांजिशन हो रहा है और बच्चा सीख रहा है, इज गोइंग टू द पिक्चर, लर्न कर रहा है, तो धीरे से हम ऑब्जेक्ट प्लस पिक्चर क्यूज वाले का ऑब्जेक्ट फेड कर देते हैं और वो जंप कर जाता, वो मूव कर जाता है पिक्चर क्यूज वाले कार्ड पे। तो ये भी हम लोग रखते हैं एक ओपन विंडो कि हाँ ये ऑब्जेक्ट से पिक्चर पे जा रहा है। फिर पिक्चर से वर्ड वाले पे भी हम पिक्चर पे भी नीचे वर्ड लिखे होंगे, देख पीछे वाले में देखिए, डिनर टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम। क्योंकि क्या होगा कि थोड़े दिनों बाद हम पिक्चर फेड करेंगे एंड ही विल मूव टू द रिटन वर्ड शेड्यूल, तो धीरे धीरे उनका लेवल भी बढ़ता है। तो ये भी एक तरीका है। एनहांस्ड पिक्चर, रिटन वाला छोटा, धीरे धीरे पिक्चर विल रिड्यूस ग्रेजुअली एंड द रिटन वाला विल का फॉन्ट साइज बड़ा होता जाएगा। ये भी ग्रेजुअली करते हैं, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि कहाँ कौन से एक्टिविटी के बाद कौन सा होना है और फिनिश कब हो जाना है, ये पता लगे। आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप चैट बॉक्स पे यस लिख सकते हैं। कुछ अगर कहीं पे अगर प्रॉब्लम या कुछ पूछना है तो भी आप चैट बॉक्स पे लिखिए, वो मैं एंड में देख लूंगी कहाँ पे हो रहा, अभी मैं नहीं बीच में रुक सकती। So for the object schedule, have a rack on which they are, मैं ये सिर्फ पढ़ रही हूँ अभी क्योंकि आपको इससे से क्लियर हो जाएगा। Have a rack on which there are at least 3 to 4 shelves। जब हम किसी बच्चे का शेड्यूल स्टार्ट करते हैं तो 1 या 2 कार्ड से स्टार्ट करते हैं। कोई दिन भर का कोई एक स्लॉट ले लीजिए जिसमें आपको शेड्यूल में डालना है बच्चे को। वो कौन सा स्लॉट होना चाहिए? वो स्लॉट होना चाहिए जिसमें आपका बच्चा मैक्सिमम टैंट्रम और बिहेवियर्स दिखा रहा है और आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, वो वाला स्लॉट आप पिक करेंगे। इवनिंग का आपके रेस्ट टाइम पे बहुत टैंट्रम है, 4 to 6, रात में नहीं सो रहा है तो 7 to 9, मॉर्निंग नहीं उठ रहा है तो मॉर्निंग वाला स्लॉट आप लीजिए एंड शेड्यूल में डालिए एंड बिहेवियर्स विल गो डाउन। आप शेड्यूल डालिए और 1 वीक में खत्म होते हैं बिहेवियर्स। Have a rack on which there are at least 3 to 4 shelves. Follow a top to bottom or left to right method because we also do that. हम बाएं से दाएं पढ़ते हैं, हम दाएं से बाएं तो नहीं पढ़ते, तो हम ऊपर से नीचे चलेंगे या बाएं से दाएं चलेंगे। For activity also, for schedule also, for each and everything. To begin, place one object on the top shelf of the rack. Lead the child to the shelf saying, let's check your schedule. Now, check schedule वाला instruction आप जरूर देंगे और उस चेक शेड्यूल करने वाले इंस्ट्रक्शन के साथ एक ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करेंगे। इफ अ चाइल्ड इज फॉर ऑब्जेक्ट शेड्यूल, आप एक ब्लॉक ले सकते हैं, ब्लू ब्लॉक, ग्रीन ब्लॉक। वो ग्रीन ब्लॉक हमेशा ग्रीन ब्लॉक ही रहेगा, चेंज मत कर दीजिएगा। सो चेक शेड्यूल, आप उसके पास एक ग्रीन ब्लॉक है, वो ब्लॉक उठाएगा, वो शेल्फ के पास जाएगा और वहां पे एक और ग्रीन ब्लॉक होगा, वो उससे उसको मैच कर देगा। दिस इज द सिंबल फॉर that he is checking the schedule। वहां पे गया, उसका फोटो लगा होगा और वो वहां पे मैच कर देगा फॉर ऑब्जेक्ट लेवल। फॉर पिक्चर लेवल या रिटन लेवल एक कार्ड लिख लेंगे, छोटा सा कार्ड लेंगे स्लिप, उसमें उसका नाम लिखा होगा। जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन देंगे चेक शेड्यूल, you will take that card, suppose there's a blue card written Vatsal over there, you will pick that blue slip, you will go to his schedule, you will match that Vatsal slip to the Vatsal written over there। छोटा सा ऊपर एक पॉकेट होगा, उसमें मैच हो जाएगा एंड ये एक तरह का वो है कि वो शेड्यूल के पास चला गया। दे वांट सम ऑब्जेक्ट और द फ्लैश कार्ड और द कुछ टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, नहीं तो इधर उधर घूमने भी लग जाएंगे। वहां पे करा, फिर एट द शेल्फ गेट द चाइल्ड टू पिक अप द ऑब्जेक्ट, देन से ब्रशिंग टाइम,
अपने आप ऑब्जेक्ट उठा लेगा या पिक्चर उठा ले, कार्ड उठा लेगा, एंड यू से ब्रशिंग टाइम, विल गो टू द बाथरूम ऑफ हिज ओन, प्रॉम्प्ट इफ नेसेसरी, place the next object cue on the top shelf when he finishes first. To get start with, आप एक ही ऑब्जेक्ट रखेंगे, ब्रश, शेल्फ में 3 हैं पर स्टार्ट कर रहे हैं तो एक रखा आपने ब्रश, और ब्रशिंग सिखा रहे हैं। जब वो इंडिपेंडेंटली करने लग जाए तब आप नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे और फिर धीरे से दोनों रखने लग जाएंगे जब सेकंड भी करने लगे। टेक द चाइल्ड टू द शेल्फ सेइंग द सेम थिंग, चेक शेड्यूल। अब हर 2 एक्टिविटी के बीच, शेड्यूल चेक कराने के बीच में थोड़ा घूमने का या थोड़ा फ्री टाइम, इट इज ओके। आपने ब्रशिंग करा दी, आप कुछ और काम कर रहे हैं, फिर आपने फिर से बोला चेक शेड्यूल, वो फिर शेड्यूल चेक करेगा और फिर वहां से उठाएगा मिल्क टाइम या वॉट जो सेकेंड आपने कार्ड या पिक्चर रखी है। ब्रश उठा लिया और ब्रश लेके बाथरूम में गया तो वहां वैसे ही दूसरा ब्रश होना चाहिए टू मैच, और फिर अपना ब्रश उठा के ब्रश, और अगर नहीं ऐसा कर रहे हैं तो वो वाला ब्रश टाइम वहां से ब्रश उठाए और फिनिश में डाल दे। करने से पहले या करने के बाद, करने से पहले ही करवाइए और कर ले। और उसके बाद वो जगह एक्चुअली विजन ये है कि वो जो कार्ड है या जो वो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस खाली दिखना चाहिए उससे, सो दैट ही अंडरस्टैंड माई ब्रशिंग इज डन। अदरवाइज वो ब्रश दिख रहा होगा तो विल स्टिल कैन गो फॉर ब्रश और वॉट एवर टैंट्रम दे आर शोइंग, वो किसी किसी चीज के लिए दिखाते रहेंगे। कुछ नहाते ही रहते हैं, कुछ शैम्पू ही करते रहते हैं, कुछ बाथरूम से बाहर ही नहीं आते, कुछ बाथरूम में जाते ही नहीं, तो इन सब के लिए होता है। So similarly, go through each step, guiding what to do. Slowly fade the prompting and telling him check schedule, and let him go through the card by himself. एंड डू रिमेम्बर, ये एक दिन में तो होएगा नहीं, इसके लिए करते रहना पड़ेगा। लीस्ट प्रॉम्प्ट दीजिएगा, पकड़ पकड़ के हाथ लेके नहीं जाना है, जस्ट गिव द इंस्ट्रक्शन, मेक हिम फॉलो, शेड्यूल जाके चेक करके करें। धीरे धीरे आप अपना इंस्ट्रक्शन फेड कर लेंगे एंड वो अपने आप शेड्यूल चेक करेगा, अपने आप ब्रश करने जाएगा, अपने आप नहाने जाएगा, एंड ऑल द सेंटर शेड्यूल एंड द होम शेड्यूल अपने आप इंडिपेंडेंटली होगा। एंड दैट ओनली यू ओनली वांट दैट कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, 35 साल और 40 साल का होने पे भी आपको ना बोलना पड़े कि उठो ब्रश कर लो। इसके लिए हम इतनी कहानी करते हैं। Once he is comfortable with this, start keeping 2 things, one on the first shelf and one on the another second. Get him to pick the one from the top shelf or complete the activity and then go for the second one. अब एकदम तुरंत तुरंत नहीं करना है, बीच में आप लीजर टाइम में घूमने घामने दे सकते हैं। सो आप लोग चैट पे मुझे बताइए स्ट्रक्चरिंग द टाइम समझ में आया या कुछ है तो अभी मैं देख लेती हूँ किसको क्या समझ में आया या क्या कोई कंफ्यूजन है क्या। से यस इफ यू अंडरस्टैंड, आगे बढ़ूं मैं। और ये सारा प्रैक्टिकली बूट कैंप में आपको सब समझ में आएगा, सामने करेंगे आप मेरे सामने, मैं नहीं करूंगी आप करोगे, मैं सिर्फ देख रही हूँ। क्योंकि ये थ्योरी और वो प्रैक्टिकल करना, इसको करा जाता है। आप हो या नहीं हो प्लीज हमें चैट बॉक्स में यस और नो क्वेश्चन लिखो। समझ में आ गया कि टाइम को स्ट्रक्चर कैसे करना है। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रही थी मैं, बूट कैंप के दौरान भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, मैं बताऊंगी कैसे करना है। राइट, यस यू अंडरस्टैंड। हम आगे बढ़े या नहीं बढ़े, अभी रुक जाएं। फिर ख्याल से यहाँ पे काफी प्रोफेशनल्स हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, बट आपको हर हमेशा अपडेट होते रहना पड़ता है फिर से अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज आप कभी पर सोचते हो मैं क्यों करूं, आलस आता है आपको, पर नहीं आना है। और ये सारी चीजें बीच बीच में इस तरह के वर्कशॉप्स, इस तरह के बूट कैंप्स आप कहीं से भी हमेशा करते रहो, जिससे आपका दिमाग सो ना जाए। हमें पता सब है
पर हम करते कितना है? हमें तो अपने हेल्थ के लिए भी पता है, हमें स्प्राउट खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, तो क्या आप करते हो? या आपको हर बार आपको एक है कोई ज्वाइन करना पड़ता है हेल्थ का या वो का, कि जो आपको पीछे से दौड़ाए, सुबह आपको हेल्थ प्लान दे कि आप ये करो, आप ये करो, करते हो? आपको ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि आप थोड़े दिनों बाद पस्त हो जाते हो नहीं करना। तो हमें कोई ना कोई चाहिए पीछे से, मुझे भी चाहिए पीछे से डंडा, है ना? तो आप लोग चैट बॉक्स पे नॉट एबल टू राइट व्हाट आई एम नॉट गेटिंग, कि आप शुड आई प्रोसीड या क्या करूं मैं? यस और नो। हम ऐसे करने से ना मुझे लगता है कोई सुन नहीं रहा है मुझे। Nobody is there, or I don't know. I'm now, huh? Okay, so I'm proceeding further. ठीक है, ये सारे जो ये ब्रशिंग एंड मिल्क एंड बेदिंग एंड ऑल है ना, ये छोटे बच्चों को बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही करना है, धीरे 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 धीरे। कई बार क्या होता है, स्ट्रक्चरिंग एंड शेड्यूल करने के बाद आपको लगता है आपका बच्चा तो कर ले रहा है, तो आप ये सब चीज फेड कर दो, इट इज ओके, आप फेड कर दो। देन समटाइम्स कुछ सालों बाद जब आपका ट्रांजिशन, आपका बच्चा मेन स्ट्रीम में जा रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, आप शेड्यूल वीड्यूल फॉलो करके खत्म कर चुके, देन सडनली यू रियलाइज कि बहुत सारे बिहेवियर्स आ रहे हैं, अब क्या करें, होमवर्क्स इतने मिल रहे हैं, इज नॉट एबल टू डू, बहुत टैंट्रम्स हो रहे हैं। तब आप फिर से स्ट्रक्चर करना शुरू करते हो, फिर आप सोचते हो जो मैंने सीखा था ना पहले, अभी मुझे फिर से उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर आप इम्प्लीमेंट करते हो, देन यू गेट द रिजल्ट्स। ऐसा नहीं है कि आपको फेड नहीं करना है, करना है, लेकिन इसकी एक सीढ़ी है। First you structure, then you fade, then you structure, then you fade, whatever areas में structure करना उसमें करोगे। तो ये लाइफ लॉन्ग आपको इम्प्लीमेंट करना है, हटाना है, इम्प्लीमेंट करना है, हटाना है, कहाँ करना है ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो कई बार मेन स्ट्रीम के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी अब फिर से रीशेड्यूल करती हूँ, और वो फिर से ठीक करने लगते हैं, फिर वो फेड करेंगे, होमवर्क ही नहीं कर रहे होते, प्रॉम्प्ट डिपेंडेंट होते हैं कि मम्मी अभी हिंदी हो गया, अब ये करें, अब ऐड 2+2 करें, अब 1+1 2 होता है, मम्मा 2 लिखे, मम्मा 3 लिखे, ऐसे होता है। तो इसलिए हमें इंडिपेंडेंट करना है, टू फीड योर वर्बल प्रॉम्प्ट एंड योर फिजिकल प्रॉम्प्ट एंड योर इंस्ट्रक्शंस। जो कि मैं तो बहुत परेशान है, वो इंस्ट्रक्शंस पेरेंट्स के मैं फेड ही नहीं करा पाती, वो करना ही करना है। चलिए, ब्रश रखा, मिल्क रखा, टॉयलेट बेड, ड्रेस, ईट, स्कूल, ये आपका एक शेड्यूल है। इसमें आपने ऑब्जेक्ट्स रखना है तो रखिए, पिक्चर्स रखना है तो रखिए, एंड गिव द इंस्ट्रक्शन ओनली, चेक शेड्यूल, ब्रशिंग टाइम। अब ये सब नहीं बोलना है आपने ब्रश कर लिया, आप अपना कार्ड इसमें फिनिश में रखो, अब आप घूम लो, अब आपको हम मिल्क देंगे, बोलना नहीं है। सो ब्रशिंग टाइम इज डन, आप अपना काम करिए, वो अपना इधर उधर घूम रहे, थोड़ी देर बाद आपका इंस्ट्रक्शन आने, चेक योर शेड्यूल, वत्सल चेक शेड्यूल, वत्सल विल गो ऑटोमेटिकली टू द शेड्यूल, और यू विल बी नीडिंग सम प्रॉम्प्ट। अगर स्टार्ट कर लिया है या एक हफ्ता हो गया तो विल ऑटोमेटिकली को प्रॉम्प्ट फेड करिए, दीजिए, जितना देना है उतना दीजिए। तो ये हो गया आपका टाइम को शेड्यूल करना, इन द सेंटर ऑल्सो और इन द एट होम ऑल्सो। ये आपका शेड्यूल है फॉर द सेंटर्स। रिटन भी लिखा है, पिक्चर भी लिखा है, ग्रेजुअली पिक्चर फेड हो जाएगा, रिटन वर्ड का फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा, एंड दे मूव टू द रिटन शेड्यूल। बड़ा शेड्यूल है तो आप ब्रेक कर ले, बिफोर टिफिन, आफ्टर टिफिन, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, देखते ही पता लगना चाहिए मेरा ग्रुप वर्क टाइम है, मेरा कलरिंग टाइम है, मेरा सेंसरी टाइम है, मेरा लैपटॉप टाइम है। दिस इज द ऑब्जेक्ट शेड्यूल, जो जल्दी आपको सेंटर्स में देखने को नहीं मिलेगा। सबको फ्लैश कार्ड लगाना आसान लगता है, पर ये ऑब्जेक्ट भी लगाना है। चाहे आपका बच्चा ऑब्जेक्ट लेवल का शेड्यूल फॉलो कर रहा है, चाहे पिक्चर्स कर रहा है, और चाहे रिटर्न कर रहा है, ऑल आर सेम। अगर शेड्यूल इंडिपेंडेंटली फॉलो हो रहा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट वाला बच्चा भी रिटर्न वाले से कम लेवल का नहीं है। थिंग इज कि क्या वो इंडिपेंडेंटली फॉलो कर रहा है। नहीं अच्छी लगती उसे पिक्चर, या नहीं अच्छा लगता उसे रिटर्न, उसे ऑब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो जो भी पे वो फेमिलियर है एंड इज कंफर्टेबल, यूज दैट।
So these are the objects. Eating time for fork, wiping face के लिए ये आपने लगा दिया, brushing के लिए लगा दिया, and combing hair के लिए. These are the object schedule from left to bottom or from top to left to right or from top to bottom. Each object will go in the finished pocket or the finished tray or the finished shell, whatever you are giving. Finish and start. Finish pocket is the must. And for the physical structuring in for cricket and for basketball and for table tennis और बहुत सारी चीजों के लिए कैसे स्टार्ट और फिनिश डालेंगे, that you will learn in the boot camp where we will be doing lot of practical examples. अभी मैं आपको कैसे बताऊंगी, आप ही करके मुझे दिखाओगे. ये है पिक्चर शेड्यूल लेफ्ट में. आपको आप वेलक्रो से लगाओ, आप चार्ट पेपर पे लगाओ, आप पेपर क्लिप से लगाओ, आप रियल पिक्चर लगाओ, आप गूगल से पिक्चर लो. पिक्चर शुडंट बी एनिमेटेड पिक्चर नहीं लीजिए बहुत छोटे बच्चों के लिए, बिकॉज वो लॉस्ट हो जाते हैं. राइट में शेल्फ है, शेल्फ में फ्लैश कार्ड भी रखा है जिसमें नॉट गेटिंग द ऑब्जेक्ट फॉर आप टॉयलेट के लिए आप ऑब्जेक्ट कहाँ से लाओगे मिनिएचर, तो आप उसी को कुछ ऑब्जेक्ट जैसा लुक दो. तो ये हो गया. सीजर इज फॉर प्री वोकेशनल, ये चीजें हैं. और ये हाई लेवल बच्चों का है जिसमें आप ये दिया है आपने रिटन लेवल और आपने फिनिश पॉकेट दे दिए फॉर द मॉर्निंग. तो फॉर द टाइमिंग और विजुअल शेड्यूल के लिए उसको विजुअल इंफॉर्मेशन क्लियरली मिलना चाहिए कि वेयर आई एम सपोज टू गो, व्हेन इट विल बी डन, व्हेन इट विल बी, कब हमें करना है, व्हाट इज द एक्टिविटी आई एम सपोज टू डू. सो ये 3 क्वेश्चन के आंसर्स आपके शेड्यूल से मिल रहे होंगे, ऐसा आपको शेड्यूल लगाना है. सो वेयर, व्हाट and when. ठीक है. Where, when मतलब जब असेंबली हो जाएगी तब हमें राइटिंग मिलेगा, जब इंग्लिश हमें तब मिलेगा जब राइटिंग हो जाएगी. When will I get break, वो ब्रेक के लिए बीच में चिल्ला रहा होगा, बट आफ्टर फॉलोइंग 1 वीक और 2 वीक के शेड्यूल के बाद you will understand. After my reading will be done, I will get the break. Oh, now I am comfortable. It is visually. अब हम कोई बिहेवियर नहीं दिखाएंगे, ये होता है. ठीक है. फॉर मेन स्ट्रीम गोइंग के लिए आप फोल्डर्स या वो लेटर पैड्स पे उसके वर्कशीट्स डाल दीजिए इन द लेफ्ट मोस्ट ऑफ द चाइल्ड. वर्कशीट है, ड्राइंग है, देन मैथ्स है, देन इंग्लिश है, देन एसएसटी है, देन ईवीएस है, दुनिया भर के होमवर्क मिले होते हैं. दैट होमवर्क आल्सो शुड बी केप्ट इन द लेफ्ट with folders or with letter pad. एक उठाया उसने and उसके टेबल पे शेड्यूल होगा, फर्स्ट ईवीएस, देन ब्रेक, देन इंग्लिश, देन पेंटिंग, देन हिंदी, ऐसे करके उठा रहा है, कर रहा है, पुटिंग इन द फिनिश ट्रे, उठा रहा है, कर रहा है, पुटिंग इन द फिनिश, विदाउट यू. दैट इज इंडिपेंडेंट वर्क सिस्टम. जहां पे आपको प्रॉम्प्ट करना है, आपको सिखाना है, उसे नहीं आता, उस पे आप उसको 1-on-1 पे सिखाइए. तो भी आप कोशिश करिए वो लेफ्ट से उठाए, बीच में करे, आप सिखा रहे हो, पुटिंग इट इन द फिनिश पॉकेट. वो ग्रेजुअली वो एक्टिविटीज और वो वर्कशीट्स और वो होमवर्क्स एंड कॉपीज एंड बुक्स वो वर्क सिस्टम, इंडिपेंडेंट वर्क सिस्टम में डाल देंगे, जो वो इंडिपेंडेंट जो वो कर पा रहे हैं. बिकॉज जो वो इंडिपेंडेंट कर पा रहे हैं वो भी वो इंडिपेंडेंट नहीं करते हैं, because they want attention and they keep on seeking attention with you, with his father, with his mother, with his grandmother, and they keep on seeking attention. अब क्या करें, अब क्या करें, अब ये करें, अब वो करें, and instruction का पूरा बवाल मचा होता है. तो वो हटाना है. So what to do, how much, when it is finished and what next. ये 4 क्वेश्चन के आंसर्स आपके बिना बोले. ये कृपा कर दीजिए हम पे कि उनसे उतना ज्यादा मत बोलिए, उनकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग उतनी नहीं हो रही होती. ठीक है. सो अगर ये है 1 2 3 आपने सिस्टम डाला है नंबर्स, और अब 1 पे आपके मैचिंग 2D शेप्स, 2 पे आपने फाइंडिंग एंड 3 पे सॉर्टिंग कर रहा है, तो उसके बाद वो एक स्टार आपने बना दिया है जो कि उसके लिए रीइंफोर्समेंट है, और उस पे वो सर्कल करने का उसको अच्छा लगता है, तो ये भी करिए.
So after finishing matching 2D shapes, I will circle my star. After 2D, I will circle this star. After this, and what is the reward activity? Jada reinforcement. Create a picture. Oh, I'm getting the reward also after finishing these 3. Oh, wow. This is the concept उनको मिलना चाहिए. ठीक है? वो सामने लिखा होना चाहिए, चाहे रिटन में, चाहे ऑब्जेक्ट में, चाहे वर्ड पे. आपको बोलना नहीं है. आप पहले इंग्लिश करिए, फिर हिंदी के बाद आपको आईपैड मिलेगा, फिर आप बाहर जा सकते हो. ये सब नहीं बोलना है. सो इससे क्या होगा, क्या कितना करना है ये समझ में आएगा, क्या करना है समझ में आएगा, कब फिनिश होगा समझ में आएगा, क्या फिनिश करने के बाद मुझे क्या मिलना है. विल आई गेट एनीथिंग और विल नॉट गेट एनीथिंग. ये होना चाहिए. और ये छोटे बच्चों का ही नहीं है, ये बड़े बच्चों का भी है, बच्चे जो बड़े हो गए. ठीक है. होमवर्क्स हैं फोल्डर्स में डाल दीजिए, टू डू वाले सही वर्कशीट्स हैं, वो कर करके फिनिश में रखे. दोज हु कैन डू. मैथ्स है, मैथ्स नहीं समझ रहा या इंग्लिश नहीं समझ रहा कि क्या एक्सपेक्टेड है, तो मैथ्स का आप कलर कोडिंग या पिक्चर्स भी ऐसे बनाए. सो दिस इज द फ्लैश कार्ड फॉर मैथ्स होमवर्क, दिस इज द फ्लैश कार्ड फॉर इंग्लिश. इसको समझ में आ जाए. सो कलर कोडिंग, हाईलाइटिंग एंड लेबलिंग, arrangement of materials and space का, clear information on where to start and to finish and the sequencing of steps. सारी कहानी इसलिए कही जा रही है कि उनको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ फिनिश करना है, कब फिनिश करना है, किसके बाद क्या करना है, का सीक्वेंसिंग नहीं पता होता. क्यों नहीं पता होता? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव फंक्शन डेफिशिट होते हैं. अब एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होता है डेफिशिट, ये आप फाइंड आउट करो गूगल से कैसे, क्योंकि मेरे अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटिज्म ये सब क्लियर है. उन्हें क्यों नहीं पता होता है कि स्टार्ट कब होना है, फिनिश कब होना है, ये भी आप पता करो. उन्हें क्यों नहीं पता होता है कि हमें उसके बाद कुछ मिलेगा कि नहीं, ये उनकी तलब क्यों होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए. क्यों उन्हें, हमें तो नहीं चाहिए कि इसके बाद हमें कुछ मिलेगा, इतना नहीं चाहिए, दो हमें भी चाहिए, पर उन्हें ज्यादा क्यों चाहिए कि इसके बाद रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, ये पता हो. उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलना भी है या मिलना ही नहीं. ठीक है भाई. वेलक्रो से या फोल्डर से लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ये क्लियर होना चाहिए. अब आपके क्वेरीज, क्वेश्चंस, बाकी का कंफ्यूजन्स विल बी सॉर्टेड आउट जब मैं नेक्स्ट बूट कैंप ले रही होंगी. बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मुझे पता है, और वो जब आप करोगे तो ही आएगा. For structuring the activities for तो छोटे वाले, बड़े वाले, उससे बड़े वाले, वोकेशनल यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम में एक्टिविटीज को हम लोग रखते हैं. क्या काम होना है, कितना होना है, व्हेन विल इट फिनिश, इसका कॉन्सेप्ट उन्हें देख के पता लगना चाहिए. एंड उसके बाद क्या होना है. So we can use the structure in everyday life so that our children can feel more in control of their word and in turn be more willing to be cooperative and independent. We want to always remember that the child with autism is different. The examples given not necessarily fit for your child's needs. आप अपने हिसाब से करेंगे. Therefore, we'll need to figure out what step to begin with your child and take it from there. मैंने आपको एग्जाम्पल बताया छोटे बच्चों का. आपका बच्चा इसका सारा दिनचर्या बिल्कुल सही है, डेली लिविंग, तो आप सोच रहे हो मुझे शेड्यूल की जरूरत नहीं है. ओके, पर कभी आपको जरूरत पड़ेगी. कभी हो सकता है आपका अडल्ट कहीं जॉब करने जा रहा है, चलिए बहुत हाई फंक्शन पे आ गए, आपका अडल्ट विद ऑटिज्म कहीं जॉब करने जा रहा है, वो कहीं का एम्प्लॉय है या कुछ रन कर रहा है कोई सेंटर अपना, इतना हाई फंक्शनिंग है. चलिए, तब आप क्या समझते हैं, शेड्यूल की जरूरत नहीं है. वहां पे और ज्यादा है. कोई भी एम्प्लॉय उससे आके कुछ बोल रहा होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. उसके टेबल की चीज कोई और एम्प्लॉय ले जा रहा होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. उसके जगह पे जहां वो काम कर रहा है अगर नॉइस का केओस क्रिएट हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. और ये ऑफिस में और नॉर्मल लोगों में तो बहुत होता है. तब भी आपको उसके टेबल पे स्ट्रक्चर और शेड्यूल देने की जरूरत, तब भी आपको फ्लैश कार्ड देने की जरूरत है. वेट,
यू कैन आस्क फॉर हेल्प। अगर उसको कहीं दर्द हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही, अडल्ट है, चलिए मैं अडल्ट की बात करती हूँ, अडल्ट है और कहीं जॉब करने गया है और उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है और वो कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है अपने काम पे एंड ही इज नॉट एबल टू डू, अब आप क्या करो? स्ट्रक्चरिंग। फिर आप उसको दोगे, आस्क फॉर हेल्प, देयर शुड बी फ्लैश कार्ड्स उसके रिंग में होना चाहिए, आस्क फॉर हेल्प, ही इज योर फ्रेंड, फ्रेंड का नाम होना चाहिए, गो देयर एंड आस्क फॉर हेल्प, tell him that I'm having pain, tell him that please make don't make noise, यहाँ बहुत noise हो रहा है, give me my quiet corner or my quiet room so that I can concentrate. they know कि उनको अभी quiet room चाहिए and सभी noise हो रही है, but they are not able to say at उस समय कि हाँ हमको noise हो रही है, please कम बोलो, प्लीज लाइट ऑफ कर दो, मुझे लाइट से प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, अडल्ट है, कहीं काम कर रहा है, क्या करें? फिर आप कहोगे मैंने तो शेड्यूल कभी किया ही नहीं, मेरे बच्चे को जरूरत ही नहीं थी, तो फिर आप फिर तब सीखोगे, तो आप सीख लो ये चीज की कैसे करना है। So and finally follow through whatever you begin with consistency and persistent रिजल्ट्स उसमें तभी दिखेंगे जब आप शेड्यूल फॉलो कराते हैं ना बच्चे को, तो कंसिस्टेंट रहना होता है कुछ मंथ्स तक, जब उसको आ जाता है अच्छे से करने लगता है तो फेड करेंगे, फिर ग्रेजुअली जिन जिन जगहों पे उनको उस शेड्यूल की जरूरत है उस जगह पे फिर फेड करेंगे, फिर डालेंगे, फिर फेड करेंगे, फिर डालेंगे, फेड करेंगे, ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। और ये कोई बहुत समस्या वाली चीज नहीं है, बहुत आसान है। आप जब बोलते हो तो एनर्जी लगती है, जब आप लिख के दे देते हो तो अब यू आर फ्री, है ना? पर हम सोचते हैं बोले वो इजी है, और हम बोल बोल के लास्ट में हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ जाती है बोलते बोलते। ठीक है, एक्टिविटी स्ट्रक्चर करना लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स बोलने लग जाती हूँ क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि प्रॉब्लम आती है जब आप एक्टिविटी बना रहे हैं, तो जो शू बॉक्स है, जो भी बॉक्स लिया है, सपोज आप किसी बच्चे को मैचिंग सिखा रहे हैं या सॉर्टिंग सिखा रहे हैं या पैकेजिंग सिखा रहे हैं या मैचिंग पिक्चर्स सिखा रहे हैं, बहुत छोटा बच्चा है, तो एक व्हाइट बॉक्स आप गूगल में डालिएगा, स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज उसका नाम होता है। बॉक्स को व्हाइट करते हैं, व्हाइट कलर से कवर करते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है उस पर, ब्लैक कलर से हम अगर कुछ लिखना है तो लिखते हैं, अगर मैचिंग का पिक्चर्स हमको लेने हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे एक होल बनाते हैं बॉक्स में, उसमें व्हाइट बॉक्स अमूल या टेक अवे वाले जो बॉक्स होते हैं उसमें डालते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, एंड लेफ्ट टू राइट में हम 3 बॉक्सेस और डालेंगे उस बॉक्स के अंदर, पेपर कटर से काट के हम उसमें फिक्स करते हैं एंड एक एक डाल देते हैं, एंड बच्चा रेड, ग्रीन, येलो, ये है सिंपल सॉर्टिंग एक्टिविटी फॉर जो ऑटिस्टिक किड्स हैं। स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में ऊपर हम एक गड्ढा करके डब्बा डालेंगे एंड he'll match taking from the top and matching in the bottom, taking from the top matching in the bottom, ये मैचिंग सॉर्टिंग का एग्जांपल है। ऐसे एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज आप बना सकते हैं, पैकेजिंग से लेके आगे, पैकेजिंग भी एक तरह की चीज है जिसका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जैसे कि पैकेजिंग मीन्स, जैसे आप किसी पाउच में 5 ऑब्जेक्ट की पैकेजिंग कराना चाह रहे हैं, इरेजर, पेंसिल, स्केल, स्केच पेन एंड क्या एक और क्या ले ले, इरेजर, पेंसिल, स्केच पेन, पेन एंड वन मोर थिंग, शार्पनर, ठीक है। 5 चीज की पैकेजिंग आप एक पाउच में कराना चाह रहे हैं या पेंसिल बॉक्स में कराना चाह रहे हैं, और ऐसे आप 10 पेंसिल बॉक्स पैक कराना चाह रहे हैं किसी बच्चे से, तो हाउ विल यू गिव द इंस्ट्रक्शन कि आपको 10 बॉक्स मिले हैं, हर बॉक्स में आपको एक 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 चीजें रखनी है, आप फिर बोलना शुरू कर दोगे, बोलने सुने समझ आएगा नहीं, तो आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अब आप मुझसे पूछना कि कैसे हम स्ट्रक्चर करें बॉक्स को या उसको, कि वो देख के समझ जाए कि 10 पेंसिल बॉक्सेस में हमें 5 चीज हर में, वो तो एक ही पेंसिल बॉक्स में सारे भी तो डाल सकता है, आप कैसे बताओगे कि एक पेंसिल बॉक्स या एक पाउच में एक ही रबर डालना है, एक ही शार्पनर, पैकेजिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर चाहिए, ये एक्टिविटी है एडिशन की, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ये है स्ट्रक्चर्ड। और स्ट्रक्चर करने मतलब स्क्वायर के अंदर ही लिखे,
राइटिंग जब आपका बच्चा कर रहा है, बहुत अच्छी राइटिंग करता है, तो भी वो ए के डंडे नीचे चले जाते हैं, उसकी पूंछ ऊपर चली जाती है, राइटिंग ठीक से होती नहीं। तो जो आप 4 रूल वाली कॉपीज लेते हैं राइटिंग सिखाने के लिए, उसमें उनको बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। 4 रूल फिर थोड़ा गैप, फिर 4 रूल फिर थोड़ा गैप, ऐसे होती है इंग्लिश की कॉपी। उसमें क्या करिए, 4 रूल और थोड़ा सा गैप, और 4 रूल में थोड़ा सा गैप के बीच में सटल कलर से, ब्राइट नहीं, सटल कलर से उसको कलर, सो दैट 4 रूलर वाला 4 रूल्स फॉर 1 सेंटेंस के लिए, फिर दूसरा रूल उस गैप के बाद आ रहा है, वो उसको क्लियर हो जाए। क्लियर डिमार्केटेड एरियाज देना होता है, बिकॉज दे डू नॉट गेट दैट कॉन्सेप्ट कि ये 4 रूल ऊपर जो बना इसी में लिखना है, जो बीच में गैप है इसमें नहीं लिखना है। तो वेयर टू राइट, वेयर नॉट टू राइट, वेयर कहाँ तक हमें गैप देना है, वो सब नहीं आता। तो इंग्लिश राइटिंग सिखाने में भी स्ट्रक्चरिंग की बहुत जरूरत होती है। मैथ्स में तो ऑफकोर्स आपका स्क्वायर के अंदर ही आना चाहिए, है ना, बिकॉज उन्हें ये नहीं पता होता कहाँ लिखना है। उन्हें ये नहीं पता होता कि क्रिकेट में हमें कहाँ खड़े होके बैटिंग करनी, वो कभी वहां खड़े हो जाएंगे, कभी वहां खड़े हो जाएंगे, कभी वहां, कहाँ खड़े होके बॉलिंग करनी है, कहाँ खड़े होके गोल करना है फुटबॉल, फिजिकल स्ट्रक्चरिंग, कहाँ लिखना है, एक्टिविटी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो ये आपको करना है। फिलिंग इन मिसिंग नंबर्स, ऊपर वाला है वो स्ट्रक्चर है, नीचे वाला इज नॉट स्ट्रक्चर्ड एट ऑल। कहाँ लिखना है, 1 2 3 के बाद 4 तो आता है, पर 4 हम 1 और 2 के बीच में भी घुसेड़ सकते हैं, बिकॉज आई डोंट नो वेयर टू राइट, ठीक है। सॉर्टिंग दिया आपने, एक शू बॉक्स में बनाया या किसी भी बॉक्स में बनाया, पर हम लोग उसको बोलते हैं शू बॉक्स एक्टिविटीज। सॉर्टिंग कर रहे हैं, देख के क्लियर है कि दिस इज द सॉर्टिंग, आई हैव टू टेक फ्रॉम लेफ्ट, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट दे दीजिए एंड डूइंग, एंड आफ्टर फिनिशिंग आई विल पुट दैट बॉक्स इन द राइट हैंड साइड। देखिए इंग्लिश को स्ट्रक्चर, राइटिंग सारे बच्चों की अगर बहुत अच्छी राइटिंग है भी, तो गैप देना नहीं आ रहा है हर वर्ड के बीच में। आप लोग सब ये जान रहे होंगे, सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स, जिनके हाई फंक्शनिंग है, लो फंक्शनिंग, ये सारी प्रॉब्लम आ रही होगी सबको। और स्ट्रक्चर करना है, ब्लैक से डॉट दीजिए या ग्रीन से डॉट दीजिए, कहाँ जाना है एक और डॉट लगाइए, कहाँ फिनिश होना है एक और डॉट लगाइए, मार्जिन दीजिए, लेफ्ट को ग्रीन से तो राइट में रेड से मार्जिन दीजिए, इसी के अंदर लिखना है भाई, ठीक है। So it is the culture of autism. This is the strength of autism. This is their strength. इसलिए उस strength को हम जरूर पकड़ के चलेंगे। उनकी visual processing होती है, तो वो visual learner है और visual चीजों को ज्यादा समझते हैं, आपके इंस्ट्रक्शन को वो उतना समझना चाहते भी नहीं, ठीक है। They are very good for focusing attention on details पे उनका रहता है, उनका सेंसरी प्रॉब्लम रहता है, उनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहता है, टाइम का कॉन्सेप्ट उनको रहता है, पर कई बार आप टाइम चेंज भी कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम को फिक्स करना और उनको ब्रेक करना रूटीन से, इसलिए भी शेड्यूल देते हैं। एंड कौन सा पहले करना है, कौन सा बात करना है, कि सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए भी शेड्यूल देते हैं। एंड दे हैव इंटेंस इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उसको भी ब्रेक करना है। सो ऑल द टाइम आई नीड आईपैड, नो आई वोंट गेट दैट आईपैड, आफ्टर आई एम फिनिशिंग दीज नाउ आई विल गेट द आईपैड, और तब उसको देना ही देना है। आपने ऐप शेड्यूल में डाल दिया तो उसको हटाइएगा मत। एंड दे हैव स्पेसिफिक रूटीन्स एंड सेटिंग्स, बहुत बढ़िया, उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है, तो हम भी कंप्यूटर की तरह ही चलवाएंगे, ठीक है। The teach is the approach, otherwise known as teaching, is based on using an approach, and that is the culture of autism. तो टीच जरूर करना है, कोई भी थेरेपी प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हैं, कोई भी तरह का बिहेवियर, म्यूजिक कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में कर रहे हैं, आपका टीचर स्ट्रक्चर्ड वे में शेड्यूल डाल के फॉलो करा रहा है, विथ फ्लैश कार्ड्स एंड विथ चीजों से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अदरवाइज रिजल्ट्स कैसे आएंगे, वो डिपेंड करता है कि आपका बच्चे का लेवल क्या है। So how does structured teaching work? The goal of structured teaching is to maximize understanding of what is required. ये समझिएगा, है ना, नहीं तो आपको लगेगा ये क्या शेड्यूलिंग क्यों करें हम, पर क्यों करेंगे, बहुत बड़ा सा आंसर है। Goal of structured teaching is to maximize understanding of what is required, to increase understanding increase होती है, and it enhances the meaning and making of task and activity. Why should they do? We should do because it is written over there. रिजल्टिंग इन मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर्स, है ना, बड़े बिहेवियर्स हैं सबके, वो सब सेल्फ एंड डायरेक्टेड हो जाते हैं।
आउटकम्स ऑफ इंक्रीज इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, आपको सेल्फ एस्टीम भी तो डेवलप करना हो ना, कि पूरी जिंदगी आप ही चिल्लाते रहोगे नहाओ खाओ। तो आप उसको खुद भी आना चाहिए कि नाउ इज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एंड ही नोज व्हेन टू टेक बाथ एंड व्हेन टू ईट एंड व्हेन टू नॉट ईट। तो ये उसको इंक्रीज इंडिपेंडेंस देता है जब आप, एंड इट लीड्स टू मोर लर्निंग एंड पोटेंशियल टीचिंग अपॉर्चुनिटीज। ये हटाना है, ये फिर से बाहर आ गया। तो उनकी स्किल्स इंक्रीज होंगी, उनका सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होगा एंड दे विल बिकम मोर इंडिपेंडेंट। एंड आप ही का एंड ऑफ द डे यही प्रॉब्लम है ना कि इंडिपेंडेंट बनाना है। एंड इट ऑल्सो डिक्रीजेस देयर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो मेन उनके सारे प्रॉब्लम की जड़ी है एंजाइटी और स्ट्रेस। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। बहुत बड़ा टॉपिक है, जल्दी जल्दी हमने कवर किया है। जितना आप सीखोगे, जितना आप प्रैक्टिकली करोगे, उतना आएगा। अच्छा, बूट कैंप में लेकिन वही लोग आए, बिकॉज सबको हम करवा भी नहीं सकते, तो वो लोग आए जो सच में कुछ पहली बात सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकली करके और रेडी हैं वहां पे आके। ये नहीं बोले कि हमने ये नहीं किया है सो हम नहीं कर रहे हैं, जस्ट आई एम हियर टू ऑब्जर्व, ऐसा नहीं करें। तो जो मैं आपको बता दिया जाएगा कि क्या उन बूट कैंप के लिए आपको क्या रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करने हैं। आपका रूम बांट दिया जाएगा 5-5 या 6-6 पेरेंट्स का या प्रोफेशनल्स का, एंड यू विल मेक द एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर करेंगे चीजों को। तो वो लोग आए जो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं अच्छे से, बिकॉज फिर वहां जाके प्रैक्टिकल में गड़बड़ हो, बेसिक चीज में मैं डिस्कस करूं वो आप भी नहीं चाहते होगे। ऑल कैन, हाँ, बेसिक चीज में डिस्कस करूं या आप नहीं चाहते हो कि आप कुछ और सीखना चाह रहे हो। तो जो काफी ज्यादा समझ गए हो और जिनको अपने को रिफाइन करना है वो आओ उस बूट कैंप में। अदरवाइज आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो और बूट कैंप होते रहेंगे हमारे। हाँ, अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं 1 by 1, कुछ बोलना चाहे तो। हेलो। हेलो मैम। हेलो, हाँ। हेलो मैम। हाँ, हेलो। मैम, जैसे कि बच्चे का शेड्यूल मतलब अपने घर में जैसे रहता है, अभी हाँ, तक जैसे मेरा बच्चा अलग रह रहा था मेरे साथ, तो वो हाँ, बहुत अच्छे से सब कुछ फॉलो कर रहा था। हाँ, ऑब्जेक्ट शेड्यूल उसको फॉलो करता था। लेकिन मैम जब उसको बाहर ले जाते हैं या कहीं और किसी बच्चे के बीच में रखते हैं, तब उसमें बहुत ज्यादा बिहेवियर आने लगती है। वो सोशल स्टोरीज से कवर होगा। स्ट्रक्चर तो आपके घर और सेंटर मैम, में होगा, आप शेड्यूल लेके मार्केट में तो नहीं घूम सकते ना। यस मैम, जैसे कि अदर प्लेस पर लेकर जाते हैं। उसके लिए मुझे और समझना होगा शेड्यूल। शेड्यूल इज फॉर, जब आप शेड्यूल में डालोगे कि हम पार्क लेके जा रहे हैं, तो वो वाला पार्क टाइम फिर भी कम बिहेवियर होगा, और फिर वहां पे स्पेसिफिक कुछ बिहेवियर्स आ रहे हैं, दैट इज द अनदर टॉपिक, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। उस पर सोशल स्टोरी काम करेगी, काउंसलिंग काम करेगा, क्या काम करेगा वो मुझे देखना पड़ेगा। पर घर में शेड्यूल आप जो यहाँ पे अभी आज स्ट्रक्चर पे ही बात हो रही है, तो वट एवर शेड्यूल यू आर फॉलोइंग, क्या आप ही उसमें एंगेज हो या वो शेड्यूल इंडिपेंडेंटली फॉलो कर रहा है? यस आप मैम, नहीं हो एंगेज हूँ। तो मुझे एंगेज ही तो हटाना है ना। देखिए, शेड्यूल फॉलो कर लिया तो कोई जंग नहीं जीती। क्या शेड्यूल वो इंडिपेंडेंटली फॉलो कर रहा है, तब आप नहीं हो घर में, आप नहीं हो भाई, और तब भी वो फॉलो कर रहा है। कितना बड़ा बच्चा है? मैम 10 साल का हो गया है। हाँ, तो फिर अब वो इंडिपेंडेंटली फॉलो करना आना चाहिए, चाहे कोई तीसरा कोई और हो, थर्ड पर्सन हो, आप नहीं देखो। वही लोग इस वक्त बहुत खुश होना जिनका बच्चा इंडिपेंडेंटली 2 या 3 कार्ड्स भी फॉलो कर ले रहा है, विदाउट शोइंग एनी टैंट्रम और बिहेवियर, विदाउट एंगेजिंग यू और योर हस्बैंड। ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है कि जब इसको बाहर लेकर जाते हैं, अपने से ये छोटे बच्चों को देखता है तो उनको मतलब पुश कर देता है, मार ये देता है। बिहेवियर है भाई। तो पहले तो आप ये वाले, और वो कौन सा टाइम है ये बताना होगा, उसके लिए सोशल स्टोरी लिखी जाएगी। दैट इज द अनदर वेरी बिग टॉपिक ऑफ सोशल स्टोरी, अनदर चैप्टर ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। मेरे ख्याल से आप मुझसे पहले भी पूछे थे ना यस पहले। मैम। हाँ, तो उसके लिए सोशल स्टोरी के लिए आप सेशन ले लो। देखो, ये सोशल स्टोरीज इंडिविजुअली लिखी जाती है, आपके बच्चे की सोशल स्टोरीज दूसरे पे काम नहीं आई। तो यस वो मैं मैम, उसके आपके, बारे में मैं समझ गई, सोशल स्टोरीज मैं जान गई, उसके बारे में नॉलेज ले लिया हमने।
हाँ, पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। यस मैम। तो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी फिर आप अनुराग जी से पूछो। मैं बहुत लोगों की सोशल स्टोरी और शेड्यूल्स वो जानते हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर मैं करवाऊंगी। और तो क्या बताएं, बताओ, मैं तो देने को अपनी तरफ से रेडी हूँ, बस मैं ऑनलाइन ही दे सकती हूँ, नहीं तो आप यहाँ आओ, नहीं तो आप मेरे अपने बच्चे को मेरे पास डालो, और बताओ मैं क्या क्या कर सकती हूँ, बता ही सकती हूँ ना। करवाना ma'am. आपको है, और आप नहीं करवा पा रहे हो तो मैं आपसे आपके बच्चे के करवा सकती हूँ। और बताओ मैं क्या, आप लोग बताओ मैं और कैसे कर सकती हूँ। नहीं मैम, आप बताइए हमको। तो मैं कर सकती हूँ, वो आगे टॉपिक अलग है। देखो, बिहेवियर्स को स्ट्रक्चर में मत डालो, मैं अलग से ले सकती हूँ। बिहेवियर इज समथिंग डिफरेंट, स्ट्रक्चर इसीलिए करते हैं कि बिहेवियर्स कम हो जाए। वो वाला चीज जो आपका है ना, वो भी शेड्यूल के थ्रू भी कम हो सकता है। उस वक्त जिस वक्त आप बाहर लेके जाती, क्या आप पहले से प्रिपेयर करते हैं क्या उसको, या रोज ही बाहर लेके जा रहे हैं उसी टाइम पे? बूट जी कैंप, हाँ ठीक है बबीता जी, बूट कैंप पे हम स्ट्रक्चर पे ही आप ही लोग से एक्टिविटीज और फिजिकल स्ट्रक्चरिंग, सोशल स्टोरीज आप ही लोग से लिखाएंगे। वैसे सोशल स्टोरी टॉपिक नहीं है, टॉपिक तो स्ट्रक्चर है, तो हम आप ही लोग से एक्टिविटीज सामने सामने बनवाएंगे। और एक रूम बनेगा, जैसे 5-5 या 6-6 का रूम बनेगा, और उसमें आप ही लोग बनाओगे। टॉपिक मैं दूंगी, रॉ मटेरियल मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। अब ओवर टू अनुराग जी, आपको और ज्यादा पूछना है बूट कैंप के बारे में तो आप उनसे पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको 3 दिन अवेलेबल हूँ। हेलो सर। मैं एक बार रिकॉर्डिंग को स्टॉप। तो वो बहुत बड़ा मतलब काम है जो मैंने पहले तो किया था, मानो जो छोटा था। अभी धीरे धीरे मैं भी टायर्ड हो गई हूँ इसके साथ। इतना तो वो काम किया नहीं जाता, खुद का भी काम होता है। वो जितना शेड्यूल वो फॉलो करता है, लेकिन अभी है ना वो उसको उज्जवल कर रहे हैं, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता ये सब करने में, जैसे इसको पसंद नहीं है। तो बड़ा हो गया अभी, और मैं ज्यादा इसको मतलब घर के काम में बिजी कर दिया। सुबह उठ के जितना होता है खुद ही करता है अभी, लेकिन पीछे तो धक्का देना पड़ता है इसको। राइट। वो भी शेड्यूल इसको मतलब चार्ट दिखाने से इसको वैसा पसंद नहीं है। पहले पसंद करता था, वो खुद ही उठाता था, खुद ही करता था। अभी बड़ा हो गया, अभी जैसा इसको जैसे इसे पसंद नहीं है, ऐसा ही है। तो मैं सोच रही हूँ आपका यहाँ पे आ जाऊँ। बड़ों के लिए अलग शेड्यूल रीमा बनता से है, अलग, हाँ, बड़ों के लिए अलग टाइप का शेड्यूल बनता है, उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी ज्यादा पड़ती है। इट इज नॉट एज इजी फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, तो वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंटिज ज्यादा आती है क्योंकि उनकी समझ आ चुकी होती है, तो उनके लिए शेड्यूल समझ है। ये हमारा मेरा तो लेटेस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि एज यू नो दैट आई डिडंट हैव एनी नॉलेज एंड आई ज्वाइंड माय वाइफ इन 2019, एंड उसके बाद जैसे से फेसबुक वगैरह में हमने प्रमोशन करके उनका इस पे क्लास चालू किया, तो उससे जो है मेरे को भी नॉलेज बनती गई, क्योंकि अभी तक तो मैं नॉलेज नहीं थी, मैं जानता था गरिमा हैज सम नॉलेज बट आई डिडंट हैव एनी नॉलेज। आप आइए और सीखिए, मेरा तो यही मानना है, सीखिए और अपनी जगह पे सेंटर खोलिए, अपनी जगह सेंटर खोलिए। बट कमिटमेंट बहुत चाहिए होता है आपको। अगर इतना कमिटमेंट है जितना मेरे को है तभी सक्सेस है। मेरा कमिटमेंट आप देख ही रहे हो, पिछले 5 सालों में मैंने नौकरी नहीं करी। नौकरी करने वाला बंदा 28 साल की नौकरी करने के बाद अगर छोड़ता है तो कितना स्ट्रेस से गुजरता होगा। उसके लिए मेंटल प्रिपरेशन चाहिए। मैं अभी भी इनवाइट करता हूँ उन पेरेंट्स को जो मेंटल स्ट्रेस को झेलने के लिए तैयार हैं, मेरे साथ ज्वाइन करें और इस प्रोग्राम को डिजिटल एम्प्लॉयमेंट के द्वारा 1 लाख पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एम्प्लॉयमेंट कर दिलाना 30 अप्रैल 2029 तक, जो मेरे ऊपर लिखा हुआ है, उससे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए सेक्रीफाइस करना बेहद जरूरी है। तो मैं एक बार फिर से सबको बता दूं, मेरा जो है बूट कैंप का मैं फिर से लिंक देता हूं, जिसको पास मिस हो गया है। ये मेरे को किसी ने पूछा था कि ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। लक्ष्मी नारायण जी पूछा। लक्ष्मी नारायण जी, आपने कई मैसेज डाले हैं, देख रहा था मैं, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं पे रिसोर्स पर्सन है और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। आपके जो मैसेजेस हैं काफी ज्यादा नॉलेज वाले भर रहे दिख रहे थे जी। Good afternoon. जी। And it's really good listening to you all people. Yes. And it's a wonderful work. I know Jaipur basically because like you, I was also in the government actually.
the Ministry of Mines. I worked for 20 years. अच्छा. As a geophysicist, part of mineral exploration, I was there. Rajasthan, Barmer, Bikaner, Udaipur, Jaisalmer. Everywhere I was there. I am well familiar with that area. Okay. And after working for 18 years, I left my job because I joined as a guest officer in 85. So Okay. just because I want to be more in the social sector with priority and disability. Okay. So I left in 2003, and since 2003, I am well connected with as a guest faculty with NIMH, NIPMED, NGOs, and mentoring NGOs. I did my PG in CBR and got registered with RCI. So I am well connected with disability, but particularly for IDDs. Right. So So can I I request you to start your video so that we can we are much more comfortable in case you are comfortable talking to after starting the video. Yeah. So nice. Yes, nice to have I you. had whatever I am doing with selected NGOs, parents and others. I am well connected with Parivar also. Okay. In Very good. 2005, I am there as a technical advisor, and the golden period of under the supervision of the Gadkari sir. And I moved all over India. So सर आपको आप लोग जो लोग भी मैं एक्चुअली चाहता हूँ अच्छे लोग आए और मेरे को नंबर और अपना नाम इसमें and also already I spread the information about autism and everything about your activities in my group like Parivar in Telangana, AP, and other social groups are there. So I am motivating the other parents and professionals, service providers to join and take the advantage of sharing and learning, because we need to work together. Then only probably we all together having a common concern that what will happen to the child after us. Definitely we'll get an answer for that. There is a solution. And you know very well that National Trust has already started Garonda, and some people have taken initiatives like Kerala, Tamil Nadu, even in Hyderabad also. Manjula Kalyan madam took a very good initiative of shelter to answer what will happen to the child after us. So she considered about 7 units within the NGO, where a parent and child can sit together as a community. So things are there. We'll share from time to time. I feel that south of India is doing much more than north part of India, and I had been there at south in several locations. At several Trishur, I was there in 2022, and I gone visited their center also. It was wonderfully made, and it's similarly I know that there's a one center at Trishna, near Chennai. There's one center called I forgot the name. Yeah, I would like to listen good thing about myself. Tell me. Anyone who wants to appreciate our effort can do that same thing on chat box, and we'll save that. I'll give you 1 minute. 1 minute बाद 1 मिनट बाद हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो 1 मिनट के अंदर आपको और कुछ भी अच्छा लिख रहा है हमारे एफर्ट्स के बारे में लिख सकते हैं. So let's call it a end of the meeting, and those who want to do one-on-one interaction, I have given the link. Those who want to attend 3-day boot camp, I have given the link. Thank you.